Let's continue our discussion from the last video. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। तो आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उस पुरानी पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था चेंजेस पे आकर के कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है कि हिस्ट्री को चेंजेस के थ्रू पढ़े। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री की डेफिनेशन जो है, एक तो एनसीईआरटी ने ये डेफिनेशन दी हुई है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। इस चीज को मैंने शायद पूरी तरह से क्लियर नहीं की थी। ह्यूमन पास्ट को मैंने क्यों यहाँ पे प्लूरल ली है, पास्ट की प्लूरल ली है, एस ली है, क्यों नहीं ह्यूमन पास्ट ली है। तो इस चीज को मैं अभी क्लियर करता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज गलती हो गई थी। ये जो पुष्य उड़ीसा के पास मैंने एक डायनेस्टी बनाई थी, ये पुष्यभूति नहीं है, ये पितृभक्ताज है। ये डायनेस्टी पितृभक्ताज है। एक और डायनेस्टी इसी पीरियड में है, मथाराज, उड़ीसा में ही। और आंध्र प्रदेश में एक डायनेस्टी आती है इस पीरियड में, विष्णु कोंडिन। विष्णु कोंडिन या विष्णु कोंडिन। तो ये चीजें आपको करेक्ट करनी है। पितृभक्ता जो होंगी वो पुष्यभूति से नहीं होंगी। पुष्यभूति जो थानेसर से आते हैं, थानेसर हरियाणा में, जहाँ से वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत होती है। हर्षवर्धन वहां से बिलोंग करते हैं। तो पुष्यभूति वो है। ये जो उड़ीसा में है वो पितृभक्ताज है, जो 3rd सेंचुरी सीई से 5th सेंचुरी सीई के बीच एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो ये एक चीज आपको करेक्ट करनी थी। तो अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चेंजेस को समझते हैं कि हिस्ट्री को समझने के लिए चेंजेस के थ्रू कैसे जाएं। तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन समझना। एनसीईआरटी कहती है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। इस स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन पास्ट के, वो कल क्लियर मैंने कर दी थी कि वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो कल्चरल एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो सोशल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बट ये जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, यूपीएससी के लिए ये 5 एस्पेक्ट्स हमें जानने हैं। यूपीएससी इसके बियॉन्ड नहीं जाती है। तो इन 5 एस्पेक्ट्स को हमें समझना है हिस्ट्री के। बट ये समझ उससे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे ह्यूमन पास्ट क्यों लिखी हुई है, प्लूरल क्यों लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसके दो मायने हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ह्यूमन पास्ट जो है, पास्ट एक एक्सपीरियंस है। और हर एक इंडिविजुअल, हर एक कम्युनिटी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कम्युनिटी अलग अलग एक्सपीरियंस करती है किसी भी इवेंट को। जैसे एक प्रिविलेज्ड अपर कास्ट की एक्सपीरियंस अनप्रिविलेज्ड लोअर कास्ट से अलग रही है। अंबेडकर की एक्सपीरियंस अपर कास्ट ब्राह्मण से अलग रही है। ये एक एग्जाम्पल है बस, आपको समझाने के लिए कि सबकी एक्सपीरियंस अलग होती है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस अलग होगी, मेरी एक्सपीरियंस आपकी एक्सपीरियंस से अलग होगी। तो ये चीज पहले आपको समझनी है। जेंडर सिग्निफिकेंस, जेंडर बेस्ड एक्सपीरियंस अलग होती है। मेल की एक्सपीरियंस, फीमेल की एक्सपीरियंस। पास्ट जो है वो हमारी एक्सपीरियंस ही है। और जब हमारी एक्सपीरियंस अलग है तो हमारे पास्ट भी अलग होंगे। तो इसलिए कोई एक पास्ट नहीं होगी, कई पास्ट होते हैं। और उन सारे पास्ट को समझना है हमें। हम किसी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, किसी भी कम्युनिटी को सेंटर में रख करके हिस्ट्री को नहीं समझेंगे। हमें सबको इक्वल वेटेज देनी है हिस्ट्री में। तो आई होप ये आपको एक पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात है कि ह्यूमन पास्ट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि देखो, हिस्ट्री एक, आप देखो तो एक नैरेटिव की तरह ही है। अब वो नैरेटिव आती है एविडेंसेस से।
ये हिस्ट्री को जो समझते हैं, ये सोर्सेज में हम लोग जानेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बस एक पासिंग रेफरेंस देकर के जाना चाहता हूँ, जब सोर्सेज कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो मोस्ट लाइकली। तो हिस्ट्री को हम जानते हैं एविडेंसेस से। अब एविडेंसेस को इंटरप्रेट करना होता है ना। एविडेंसेस अपने आप में आपको कोई कहानी नहीं बताती है, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। और जब आप उसको इंटरप्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी उसमें आ ही जाती है। आपकी कुछ पर्सनल बायस हैं, प्रीजुडाइज हैं, तो ये सारी कुछ सब्जेक्टिविटी हैं, वो आ जाती है। और आप देखेंगे सोर्सेज में जब हम पढ़ रहे होंगे तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। यानी कि हमें एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्या हुआ एग्जैक्टली पता करना, वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, वो बहुत मुश्किल है। हिस्टोरियंस कोशिश इस बात की करते हैं कि कितनी क्लोज फैक्ट के कितनी क्लोज वो जा सके और हिस्ट्री एक पिक्चर कंप्लीट पिक्चर तैयार कर सकें। बट एग्जैक्ट पिक्चर तैयार करना ये मुश्किल है। तो जब एग्जैक्ट पिक्चर तैयार करना मुश्किल है और हिस्ट्री में क्या हुई इसकी बस एक अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, तो किस फैक्ट को हम हिस्ट्री माने, किस फैक्ट को हिस्ट्री ना माने, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है फिर। तो इसी आधार पे आप देखेंगे कि हिस्ट्री में कई सारे स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी हैं। कई सारे सब्जेक्ट है जिसको अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं अपनी नैरेटिव को पेश करने के लिए। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में ये एक चैलेंज आती है। और हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं एविडेंसेस के आधार पे, और एविडेंसेस को इंटरप्रेट की जाती है। और एविडेंसेस अब जैसे एक डेफिनेशन है, आप ईएच कार है ना, ईएच कार की डेफिनेशन है। तो ईएच कार कहते हैं कि हिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड different historians interpret facts differently। ईएच कार की एक बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें ईएच कार ने ये कहा है कि हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल फैक्ट एंड डिफरेंट हिस्टोरियंस इंटरप्रेट फैक्ट्स डिफरेंटली। तो जब डिफरेंट हिस्टोरियंस फैक्ट्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें डिफरेंट नैरेटिव मिल बन के आएगी सामने, डिफरेंट नैरेटिव बन के आएगी। तो यही दोस्तों डिफरेंट नैरेटिव जो है यही है हमारी डिफरेंट वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, या जिसको आप कहते हैं कि इम्पेरियलिस्ट स्कूल भी कह सकते हो, या कॉलोनियल स्कूल भी कह सकते हो, कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। फिर आप नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, देन मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है। देन रिसेंटली, मोर रिसेंटली इन पास्ट फ्यू 3-4 डिकेट्स, सब अल्टर्न अप्रोच भी आई है सामने। और उसके बाद फिर और भी तरह के अप्रोचेज हैं, जैसे जेंडर सेंसिटिव अप्रोच है, इन्वायरमेंटल अप्रोच है। तो ये सारी चीजें हैं हिस्ट्री में जो आपको पहले समझना होगा। और इसीलिए ये जो दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन पास्ट, एनसीईआरटी कहती है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, नॉट जस्ट ह्यूमन पास्ट। और एनसीईआरटी की आप बुक देखोगे 6, 7 और 8 की, तो उसकी थीम भी है आवर पास्ट। तो आई होप ये थोड़ी बहुत भी आपको क्लियर हुई है। जिसको, और अगर इसमें आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू यू कैन रीच टू मी। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा हम लोग टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग काम की चीज़ों पे वापस आते हैं।
तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई है। एनसीईआरटी कहती है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, और ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन पास्ट के जो हमें यूपीएससी के लिए समझने हैं। अब इन पास्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? तो इन पास्ट को हम लोग पढ़ेंगे थ्रू चेंजेस। हाउ विल वी हाउ वी विल स्टडी दोज एस्पेक्ट्स? So we will study those aspects through changes. कैसे कैसे चेंजेस के थ्रू पढ़ेंगे? तो हम पहले पॉलिटिकल चेंज पढ़ेंगे कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हुए, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हुए पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रही है, पॉलिटिकल किस तरह की चेंजेज हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। देन सिमिलरली हम जाएंगे इकोनॉमिक चेंजेस को समझेंगे पीरियड बाय पीरियड। फिर सोशल, सिमिलरली सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इन चेंजेस को हम पीरियड बाय पीरियड समझने की कोशिश करेंगे कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हुए ये चीजें कैसे बदल रही हैं। और साथ ही साथ हम सेम पीरियड में भी विद इन पीरियड में, विद इन सेम पीरियड, जो एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या चेंज आ रही है, क्या चेंजेस हैं, एक रीजन में क्या डेवलपमेंट है, दूसरे रीजन में क्या डेवलपमेंट है। ये है हमारी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अप्रोच आपकी एंशियंट और मेडिवल के लिए एप्लीकेबल है। मॉडर्न के लिए दूसरी अप्रोच होगी, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये अप्रोच आपको काम आएगी एंशियंट और मेडिवल में। तो क्या क्या आपको करना है? तो सबसे पहले आपको पीरियडाइजेशन समझनी होगी, दूसरी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरी आपको चेंजेस देखने हैं। तो मेन आपके जो, जब एंशियंट खत्म होगी या मेडिवल खत्म होंगे, तो आपके पास एक डायग्राम बनी होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार हो जानी चाहिए। आपकी एक फ्रेमवर्क तैयार हो जानी चाहिए। जैसे आपके पास कुछ सीट्स होंगे, ये जो जितने एस्पेक्ट्स हैं उतने सीट्स होंगे, और हर एक सीट में आपको, जैसे कि हम देखो, जैसे आपको क्या करना है कि मान लो एक ये सीट है, तो पहले वाली सीट में आपने लिख लिया पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंजेस। अब पॉलिटिकल चेंजेस में सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि पीरियड बाय पीरियड चेंज, पीरियड बाय पीरियड, और इधर आपको दिखाना है रीजन टू रीजन, रीजन टू रीजन। तो ये आपने रो और कॉलम क्रिएट कर लिए। ये आपने रीजन टू रीजन दो रो और कॉलम क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि पीरियड बाय पीरियड में, जो हमने पहली पीरियडाइजेशन की थी कि पैलियोलिथिक से आईबीसी की मैच्योर फेज तक, यानी कि 1900 बीसी तक, 1900 बीसी तक। तो इतने टाइम, तो इन पीरियड में नॉर्थ वेस्ट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्थ में क्या डेवलपमेंट हो रही है। अब नॉर्थ नहीं, नॉर्थ मतलब नॉर्थ की भी डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं रही है। तो इसलिए आपको जो नॉर्थ में रीजनल प्रोफाइलिंग करनी है, वो आपको
लिखनी है अपर गंगा वैली। गंगा वैली, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो नॉर्थ वेस्ट हो गई आपकी पहली, फिर गंगा वैली हो गई आपकी, और इसके बाद आ जाओ आप कहाँ, ईस्ट में। ईस्ट मतलब कि असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स लोअर गंगा वैली में इंक्लूडेड है। ईस्ट, ईस्ट के बाद आप आ जाओ वेस्ट में। वेस्ट में आपकी जो मेनली गुजरात एंड राजस्थान, और वेस्ट के बाद आप बना लोगे एक कॉलम और दक्कन की, और एक और कॉलम, लास्ट कॉलम बनाओगे आप साउथ की, साउथ या फार साउथ, साउथ की कॉलम बनाओगे। अब पीरियड पैलियोलिथिक से आईबीसी तक आते आते नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या चेंज दिखानी है, क्या जो भी चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। गंगा वैली में, अपर मिडिल लोअर गंगा वैली में क्या सिचुएशंस हैं, वो आपको आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ईस्ट में क्या चल रही है, कैसी सिचुएशन है, वो कर लिया। वेस्ट में क्या है, दक्कन में क्या है, साउथ में क्या है। देखो दोस्तों, ये जो हमारी पीरियडाइजेशन है ना, ये हमने कल्चरल कंटिन्यूटी के बेसिस पे बनाई है कि इतने देर इस पीरियड तक आपको एक कल्चर की कंटिन्यूटी दिखेगी। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपको पेलियोलिथिक के लिए अलग करनी पड़ेगी, मेसोलिथिक के लिए अलग, नियोलिथिक के लिए अलग करनी पड़ेगी। आप एक कल्चरल कंटिन्यूटी यहाँ पे बना सकते हो, आपको कंटिन्यूटी दिख जाएगी यहाँ पे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप आओगे कहाँ पे, आप आ जाओगे ऋग्वैदिक से लेकर के मौर्यन तक। ऋग्वैदिक से मौर्यन तक। ऋग्वैदिक टू मौर्यन। यहाँ पे आपको सेम चीज करनी है, आपको अब दिखानी पड़ेगी कि नॉर्थ वेस्ट में इस फेज में ये है 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी बीसी तक, सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक। तो नॉर्थ वेस्ट में अब यहाँ पे क्या चेंज हो गई है ना, गंगा वैली में क्या चेंज हो गई है, फिर ईस्टर्न साइड में क्या चेंज हो गई है, वेस्टर्न इंडिया में क्या चेंज हो गई है, दक्कन में क्या चेंज दिख रही है इस फेज में, और यहाँ पे क्या चेंज दिख रही है, साउथ में क्या चेंज दिख रही है, पॉलिटिकल चेंज। सिमिलरली जब आप थर्ड पीरियड में आओगे, इसके बाद वाली पीरियड में आओगे, तो आप सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी में आ जाओगे, हिस्टोरिकल पीरियड में। तो यहाँ के बाद सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद यहाँ पे क्या चेंज आई, फिर इधर क्या चेंज आई, यहाँ क्या चेंज आई। तो इस चेंज को आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चेंज दिखाया। सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी सी, थर्ड से फिर आप आ जाओगे थर्ड सेंचुरी सी से सिक्स सेंचुरी सी, सिक्स सेंचुरी सी, फिर आपको सेम चीज दिखानी है, हर जगह सेम चीज दिखानी है। और यहाँ पे आपकी एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो चेंज आती है वो अर्ली मिडिएवल में आपको दिखेगी, जो कैसे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर कुछ चेंज हो रही है वहाँ पे। और क्यों अर्ली वहाँ पे एंशियंट इंडिया को हम मानते हैं कि यहाँ पे खत्म हो गई, और क्यों एक नई पीरियडाइजेशन करनी पड़ी मिडिएवल की या अर्ली मिडिएवल की।
तो वो चीजें हम लोग आगे वीडियोज में देखेंगे। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे जब भी आपकी खत्म हो जाएगी लेक्चर, तो आपके सामने ये कुछ सीट्स होंगे। सेम सीट आपको पॉलिटिकल चेंजेस के लिए बनाने हैं, सेम सीट आपको सोशल चेंजेस के लिए बनाने हैं, कि पीरियड बाय पीरियड क्या चेंजेस हो रही हैं और रीजन बाय रीजन सेम पीरियड में क्या चेंजेस हो रही हैं। तो इससे आपको एक तो ट्रेंड पता चलेगी और वेरिएशन पता चलेगी। यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है। आप क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं आपको करवाऊंगा साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। आप वहां देखेंगे कि यूपीएससी आपसे यही चीज पूछती है, यही चीज आपसे चाह रही है कि यूपीएससी आप इस चीज को समझो। और इस चीज को अगर आप समझ गए तो हिस्ट्री की आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही, मेंस के लिए भी सही हो जाएगी। मेंस में आपको पूछी जाती है आर्ट आर्ट कल्चर हेरिटेज से, ट्रेडिशन आर्ट आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज से पूछी जाती है। आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर एंड हेरिटेज से पूछी जाती है। तो अगर वहां पे आप आर्ट आर्किटेक्चर में दिखा दोगे चेंजेस और रीजनल वेरिएशन, अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लैरिटी है कि पीरियड बाय पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कैसे चेंजेस आए, स्तूपास में कैसे चेंज आ रहे हैं, स्तूपास में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी कैसे वहाँ पे शोकेस हो रही है स्तूपास में, चैत्य में, विहार्स में, मंदिरों का आकार कैसे बदल रहा है, मंदिर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लग गई। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर आप दिखा दोगे, एक एलिमेंट, एक इवोल्यूशन आप समझ पा रहे हो हर चीजों की, सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, कल्चर की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज की इवोल्यूशन अगर आप कर पा रहे हो, और आपके पास लास्ट में 5-6 पन्ने होंगे प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, आपको फिर ये 5-6 पन्ने ही पढ़ने होंगे। जो आप सुनते हो ना यूपीएससी टॉपर से कि क्रिस्प नोट्स मैंने तैयार किए, लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार किए, वो इन्हीं नोट्स की बात करते हैं वो। और आपको भी ऐसे ही तैयार करनी है। ये तो हिस्ट्री का अप्रोच है, आपको फिर अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी इकोनॉमी की, पॉलिटी की। तो इस तरह की अप्रोच अगर आप डेवलप कर पा रहे हो हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री की तैयारी तो आपकी आसान हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो ये तो अप्रोच थी एंशियंट और मेडिवल। सेम अप्रोच आप मेडिवल के लिए भी करोगे, बट मॉडर्न के लिए आपकी अप्रोच थोड़ी चेंज होगी। वो हम अभी थोड़ी देर में मॉडर्न पे आएंगे, मॉडर्न के लिए हमारी क्या अप्रोच होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है अभी। और जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें मैं करके ही बता दूंगा। आपके सामने में आपको मैं बनाकर ही दे दूंगा, आपको बस टेक डाउन करनी है यहाँ से, या मैं आपको पीडीएफ सप्लाई कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हाथों से इन सारी चेंजेस को बनाएं। अपने हाथों से किया हुआ चीज आपका होता है, मेरा किया हुआ चीज मेरा ही रहेगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। और अगर इस अप्रोच से आप चलते हैं, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सुगम रास्ते पे चल रहे हैं, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी हिस्ट्री की। ये मेरी गारंटी है। तो ये तो हो गई दोस्तों एंशियंट की बात। मेडिएवल के लिए भी हमें सेम चीज करनी है। मेडिएवल कुछ अलग नहीं है। मेडिएवल के लिए हमें क्या है कि थोड़ी सी चेंजेज हो जाती है। चेंजेज ये है कि मेडिएवल के लिए हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और लिटरेरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब धीरे धीरे देखोगे कि आर्के जैसे ही हमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पता चलने लगती है, तो हम आर्कियोलॉजी के साथ हिस्टोरियंस की टेंडेंसी क्या हो गई कि उन्होंने लिटरेरी सोर्सेज को ज़्यादा महत्व दे दिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को उतनी महत्व नहीं दी। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को उतना ही यूज किया जितना वो लिटरेरी सोर्सेज को कोरोबोरेट करने के काम आ सके। बट रिसेंट ट्रेंड अब ये है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को अ, अब नई तवज्जो दी जा रही है। तो बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल के लिए, ये चीज़ें ऑप्शनल की हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। तो तो ये चीज़ें ऑप्शनल के लिए है, वहीं पे डिस्कस करें तो ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। हिस्टोरियोग्राफी,
हिस्टोरिकल डिबेट्स, कहीं कहीं हिस्टोरिकल डिबेट्स मैं बताऊंगा क्योंकि वहां से उस डिबेट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड में मैं एक हिस्टोरिकल डिबेट बताऊंगा आपको कि फ्यूडलिज्म वर्सेज जो स्टेट थ्योरी है अर्ली मिडेवल की। जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं कि अर्ली मिडेवल इज पीरियड इज इंडियन फ्यूडलिज्म। वहीं दूसरे हैं जैसे बीडी चट्टोपाध्याय हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। वो नहीं मानते हैं फ्यूडल इंडिया में कभी फ्यूडलिज्म रही है, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है वो ट्रू सेंस में यूरोप में रही है। और यूरोप की फ्यूडलिज्म इंडिया की जो सिचुएशन थी वो बहुत अंतर थे, उसमें काफी डिफरेंसेस थे। मार्क्सिस्ट जैसे आर एस शर्मा है, डीडी कोसाम्बी है, तो वो सभी फ्यूडलिज्म थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। देन फिर एक बर्टन स्टेन है जो साउथ इंडिया के स्टेट के लिए, साउथ इंडिया की पॉलिटी के लिए कहते हैं कि वो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड स्टेट थ्योरी लाते हैं। तो वो सारी डिबेट की इश्यूज हैं, और ऐसे इश्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि इन इश्यूज से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अदरवाइज हिस्टोरिकल डिबेट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी ऑप्शनल की ही चीज है। तो मिडिवल के लिए क्या है कि आपको लिटरेरी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मिडिवल के लिए क्या है कि आपके पास लिटरेरी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब हमारे पास स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। आप देखोगे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सभी हैं हमारे पास मॉन्यूमेंट्स के नाम से। बट जो मेन हिस्ट्री हमने क्रिएट, बट इनकी जिक्र फिर हमें लिटरेरी सोर्सेज में ऑलरेडी मिल जाती है। तो हमने ज़्यादा इनको हिस्ट्री को लिखने के लिए इन मॉन्यूमेंट्स का हमने ज़्यादा यूज भी नहीं किया। और जो भी हिस्ट्री है हमारी मेडिवल के लिए वो मोस्टली लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे हिस्ट्री की रिक्रिएशन है। तो इसलिए तो अप्रोच जो होगी हमारी मेडिवल टाइम्स को पढ़ने की, वो एंशियंट को जैसे हमने पढ़ा था थ्रू चेंजेस, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। उसमें भी हम ऐसे चार पांच कुछ सीट बनाएंगे: पॉलिटिकल चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज। ये चेंजेस बनाएंगे लास्ट में। और यही हमारी गाइड बुक होगी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इनफैक्ट मेंस के लिए भी एक चीज काम आती है, स्ट्रेटजी काम आती है। बट मेंस में मोस्टली हमारी कल्चर एंड हेरिटेज की सेक्शन ज़्यादा होती है। और आजकल के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फिर आपको सोचना पड़ेगा पहले से, तैयारी के टाइम से ही आपको एक वो सोचने वाला जो क्रिएचर होता है वो आपको बनना पड़ेगा। तो खैर वो जीएस की बात अलग है, हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आए हैं। तो प्रीलिम्स तक ही अपनी डिस्कशन लिमिट रखते हैं। तो मिडिवल के लिए भी कुछ खास नहीं है, वही सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। जो मेन है आपकी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की देखो, एक तो मॉडर्न इंडिया की वेटेज है, यूपीएससी की डिमांड है। आजकल की ट्रेंड है 2-3 सालों में कि मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मिडिवल से ज्यादा पूछे गए हैं। बट वही चीज मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो मैंने अपनी पहली वीडियो में कही थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कही थी, कि यूपीएससी इज नॉट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स अनप्रेडिक्टेबल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस बार भी मॉडर्न के कम क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है मॉडर्न की 0 क्वेश्चंस हो, और हो सकता है कि मॉडर्न के 50 क्वेश्चंस हो या 100 क्वेश्चंस हो। तो मतलब ये तो एक एक्सट्रीम हो गई 0 और 100 क्वेश्चन। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम मत करना कि आप इसको वेटेज ज्यादा दे रहे हो और दूसरे सेक्शन को कम वेटेज दे रहे हो। सभी बराबर है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। आप मॉडर्न छोड़ के जाओगे और पूछ लिया मॉडर्न से, फिर ये तो नहीं कह सकते ना कि यूपीएससी ने मेरे साथ धोखा दिया किया है। तो आपको सभी सेक्शन इक्वली पढ़ के जाने पड़ेंगे, इक्वली तैयार करने पड़ेंगे। तो इसलिए मॉडर्न की अप्रोच भी आपको समझनी है। जो मॉडर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उसमें अप्रोच टू मॉडर्न इंडिया,
तो जो मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे, तीन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। सबसे पहली जो मॉडर्न इंडिया में अप्रोच होगी, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी, इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी। कि मॉडर्न इंडिया बेसिकली क्या है, हमारी ब्रिटिश रूल है एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। मॉडर्न इंडिया में यही चीज है हमारी, यही यही मेन थीम है हमारी। तो जो ब्रिटिश रूल आ रही है, तो ब्रिटिश रूल आएगी तो एक नई अपनी तरह की नई तरह की सिस्टम लाएगी, जो विच वॉज टोटली डिफरेंट फॉर इंडियन एक्सपीरियंस। जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह है, ये सभी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। तो नई तरह की डेवलपमेंट, वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद ही पढ़नी चाहिए, और मॉडर्न इंडिया को वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़नी चाहिए। बट अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, आपको वो सारी कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूंगा, कहाँ कैसी कनेक्टिविटी है वर्ल्ड से। तो सबसे पहले तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी थी पहले, कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री देन मॉडर्न इंडिया। ना जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम 18th सेंचुरी पढ़ेंगे, इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी। इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी मतलब इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन इन 18th सेंचुरी, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन इन 18th सेंचुरी, इंडिया की सोशल सिचुएशन इन 18th सेंचुरी, एंड इंडिया की कल्चरल सिनारियो सिचुएशन इन 18th सेंचुरी। बट 18th सेंचुरी को ऑलरेडी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सेकेंड हाफ में ब्रिटिश कंसोलिडेशन होगी। 1757 में जब बैटल ऑफ पलासी होगी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगी, तो इन दो बैटल्स को मानी जाती है कि ब्रिटिश के लिए ये बैटल्स, ब्रिटिश रूल के लिए बैटल डिसाइडिंग फैक्टर थी। हालांकि ब्रिटिश को अभी भी बैटल्स लड़ने थे, मराठा से बैटल लड़ने थे। इसलिए फर्स्ट हाफ की हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ कैसे ट्रांजिशन हो रही है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, इकोनॉमिक ट्रांजिशन, कल्चरल ट्रांजिशन, एक्सेट्रा, सोशल ट्रांजिशन। तो 18th सेंचुरी जो हमारी पहली कुछ लेक्चर्स होंगे, वो 18th सेंचुरी के लिए होंगे। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद? देखो, नॉर्मली आप कहीं भी देखना, कोई भी वीडियो देखना, कोई भी बुक पढ़ना, आपको क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई जाती है। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई जाती है, बट यहाँ हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम एक नई अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। यहाँ हम सेकेंड में डील करेंगे कॉलोनियलिज्म को। कॉलोनियलिज्म को यहाँ पे डील करेंगे। अब कॉलोनियलिज्म में भी हम क्या करें, इवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियलिज्म देखेंगे। बीएल ग्रोवर एक बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए, उसमें ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है, इवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कॉलोनियलिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक रिलेशन होती है। इकोनॉमिक रिलेशन किसके बीच? मदर कंट्री, मेट्रोपोलिस, in this case Britain, and colonies, in this case India. So colonialism is basically an economic relationship between metropolis or mother country and colonies. The main objective of colonialism is to exploit the resources of colonies to enrich the mother countries, and in doing so, the metropolis will bring certain policies in every aspects, like political policy, then administrative policy, cultural policy, social policy, etc., economic policy। तो ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, और उन पॉलिसीज की जो मेन मोटिव होगी, एक ही मोटिव होगी उसकी, टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। So colonialism is basically an economic relationship, but it affects politics, it affects economy, it affects society, it affects culture of the colonies.
तो कॉलोनियलिज्म हम पढ़ेंगे और उसकी इवोल्यूशन पढ़ेंगे। देखो, इस चीज को समझना, जो इंडिया के टर्म्स में कॉलोनियलिज्म है, वो ब्रिटेन या यूरोप के टर्म्स में कैपिटलिज्म है। तो जब यूरोप में कैपिटलिज्म होगी, ब्रिटेन में कैपिटलिज्म होगी, तो वही चीज इंडिया में कॉलोनियलिज्म होगी। और कैपिटलिज्म की जो है इवोल्यूशन हुई है तीन फेजेज में: मर्केंटाइल फेज और कमर्शियल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आई थी, एंड देन फाइनेंशियल फेज। तो अकॉर्डिंगली इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म होगी, वो भी तीन फेज में चलेगी: कमर्शियल फेज और मर्केंटाइल फेज, मर्केंटाइल फेज और कमर्शियल फेज, देन इंडस्ट्रियल फेज, एंड देन फाइनेंशियल फेज। तो इन तीन फेजेज में इंडिया की कॉलोनियलिज्म चलेगी। और हर फेज में, ये जो तीन अलग अलग फेजेज हैं, इन तीनों फेजेज में जो ब्रिटिश की पॉलिसी होगी, वो अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि ब्रिटिश की ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स उनकी पॉलिसीज इंडिया में चेंज होगी। पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी, सोशल पॉलिसी चेंज होगी और कल्चरल पॉलिसी चेंज होगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स के में, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे। तो जब कॉलोनियलिज्म हो जाएगी हमारी कंप्लीट, तो फिर उसके बाद हम आएंगे नेशनलिज्म में। नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की भी कई धाराएं चली हैं। जैसे सबसे पहले जो नेशनलिज्म है, जिसको प्रोटो नेशनलिज्म कही जाती है, तो सबसे पहले प्रोटो नेशनलिज्म है। तो प्रोटो नेशनलिज्म क्या है कि प्रोटो नेशनलिज्म उस फेज को कही जाती है जब यहाँ पे पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स हो रहे थे। सो कॉल्ड इलिटरेट लोगों की लिविंग, सो कॉल्ड मैं बोल रहा हूँ, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स। और प्रोटो नेशनलिज्म जो चलेगी, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट से शुरू होगी और इसकी कल्मिनेशन होगी 1857 के ग्रेट रिवोल्ट पे। 1857 के ग्रेट रिवोल्ट पे इसकी कल्मिनेशन होगी। ये है प्रोटो नेशनलिज्म की शुरुआत। इसके बाद जो नेशनलिज्म की अर्ली फेज है, अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म, अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म इज कंसिडर्ड as the various socio-religious reforms movement। जो इस समय में देखोगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो हो रही हैं, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, ये सभी जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं, वो भी नेशनलिज्म ही है, एक राष्ट्रवाद का ही हिस्सा है। और कैसे रिफॉर्म्स मूवमेंट और नेशनलिज्म कनेक्टेड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म मानी जाती है। देन अब देखो ना, वो यहाँ से क्या है कि सोशल और पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है ना लोगों में, है ना? तो अवेकनिंग भी तो जरूरी है ना। नेशनलिज्म अगर है, आप इंडिपेंडेंस के लिए लड़ोगे, तो पहले तो आपको जगना पड़ेगा ना। आपको तो आपके अधिकार ही नहीं मालूम है, तो आप मांगोगे क्या? तो पहले तो आपको अधिकार मांगने पड़ेंगे। और अवेकनिंग के लिए आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सोसाइटी में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और सोसाइटी रिलीजन तो इंडिया में या कहीं भी सोसाइटी और रिलीजन क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म ही मानी जाती है। देन जो नेशनलिज्म, एक उसके बाद जो नेशनलिज्म में आएगी, वो है कांग्रेस फेज। कांग्रेस फेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट्स। अब कांग्रेस फेज भी तीन फेजेस में चली है। पहले तो मॉडरेट्स,
जहाँ पे कांग्रेस की सोशल बेस बहुत कम थी। देन एक्सट्रीमिस्ट फेज, यहाँ पे कांग्रेस कुछ और भी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थोड़ी सी सोशल बेस बढ़ गई। एंड देन गांधीयन फेज, जब मूवमेंट मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और कांग्रेस की सोशल बेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट ध्यान देना यहाँ पे कि किसी भी फेज में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दोनों कभी भी एक दूसरे की सिनोनिम्स नहीं बन सकी, क्योंकि अभी भी आप देखोगे कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कांग्रेस की सरकमफ्रेंस से बाहर चल रही है। जैसे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, या इसको रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म भी कह सकते हो। फिर वर्कर क्लास मूवमेंट्स हैं बाद में, जो कि कांग्रेस भी उसको रिप्रेजेंट करने लग गई थी, जब कांग्रेस की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1920s के डिकेड में। तो वर्कर क्लास मूवमेंट वगैरह 1920s 1930s में वर्कर क्लास मूवमेंट थोड़ी लेफ्ट लीनिंग हो गई थी कांग्रेस, और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स की एसोसिएशन कांग्रेस के साथ हो गई थी। तो उस टाइम पे वर्किंग क्लास मूवमेंट्स वगैरह भी कांग्रेस के सरकमफ्रेंस में आ गई थी, परिधि में आ गई थी। लेकिन दलित मूवमेंट कांग्रेस के परिधि से बाहर चल रही थी। वुमेन्स मूवमेंट भी आप कह सकते हो कांग्रेस की परिधि से बाहर चल रही थी, लेकिन फिर गांधीयन फेज में वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी। बट उसके अलावे भी कुछ वुमेन्स मूवमेंट थे जो कांग्रेस के लीडरशिप से बाहर थे। तो वुमेन्स क्लास मूवमेंट या वुमेन्स मूवमेंट भी एक डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनलिज्म है। तो ऐसे और भी मूवमेंट्स हैं। अब अब उसके बाद क्या है कि जब आपने नेशनलिज्म देख लिया, तो अब नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज ए रिस्पॉन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नेशनलिज्म एक भावना है, एक ऐसी भावना है जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ है। सो नेशनलिज्म इज एन इमोशन, नेशनलिज्म इज वाज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो अगर ब्रिटिश रूल को नेशनलिज्म से चैलेंज मिल रही है, तो ब्रिटिश तो चाहेंगे ना कि नेशनलिज्म को दबाया जाए, कमजोर की जाए। तो एज ए रिस्पॉन्स ब्रिटिश जो है पॉलिसीज लाएंगी, कैसे? डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रिटिश कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, जैसे नेशनलिज्म को दबाने के लिए उन्होंने वो क्या करेंगे, कभी मॉडरेट्स के हाथ मजबूत करेंगे ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट को दबा सके, रिवॉल्यूशनरीज को दबाएंगे, वो बंगाल पार्टीशन करेंगे। लेकिन जब उस नेशनलिज्म और भी मजबूत हो जाएगी तो वो बंगाल पार्टीशन को रोक देंगे। तो ऐसी और भी कई तरह की पॉलिसीज लाएंगे जो जिससे वो नेशनलिज्म को दबा सके। मोस्टली वो क्या करेंगे, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, मॉडरेट्स को मजबूत करेंगे, कांग्रेस में फूट डालेंगे, एक्सट्रीमिस्ट को वो दबाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थोड़ी ब्रिटिश के लिए फायदेमंद नहीं है। वो नेशनलिज्म को थोड़ी थोड़ी लालच दे करके, आप जैसे देखोगे 1909 की रिफॉर्म, 1919 की मोंटागो के रिफॉर्म्स, मॉडल रिफॉर्म्स, तो ये सारे रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला ला करके वो मॉडरेट्स के हाथ थोड़े मजबूत करेंगे, मॉडरेट्स को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इस तरह से आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, वो भी आप साथ ही साथ देखते चले जाओगे। तो ये नेशनलिज्म को दबाने के लिए ब्रिटिश ये कुछ पॉलिसीज लाएंगे। बट नेशनलिज्म के लिए जो सबसे बड़ी बाधा ब्रिटिश उत्पन्न करेंगे, वो नेशनलिज्म के रिस्पॉन्स में लाएंगे, नेशनलिज्म को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए जो ब्रिटिश की पॉलिसी होगी,
वो जो ब्रिटिश लाएंगे पॉलिसी वो है कम्युनलिज्म की। तो कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी बाधा हो गई थी नेशनलिज्म के रास्ते में। तो यहां से आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो दो धारा निकलती है वो यहाँ पे आप देखोगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की दो धाराएं यहाँ से निकलती है। टू स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक रास्ता नेशनलिज्म के होकर से जाएगा और दूसरा रास्ता कम्युनलिज्म के होकर के जाएगा। नेशनलिज्म के रास्ते से जा करके जो रास्ता नेशनलिज्म से होकर के गुजरती है वहां से हमें मिलेगी फ्रीडम, और जो रास्ता कम्युनलिज्म से होकर के गुजरेगी वहां से हमें मिलेगी पार्टीशन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो दो धारा है नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म, तो वहां से एक रास्ते से हमें फ्रीडम मिलेगी और दूसरे रास्ते से हमें पार्टीशन मिलेगी। तो यहाँ पे पार्टीशन के बाद और फ्रीडम एंड पार्टीशन के बाद हमारी मॉडर्न इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाती है। बट इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कस पोस्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर भी कर लेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1970s के दशक तक हमारी ये डिस्कशन चलेगी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। हालांकि प्रीलिम्स में ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में, जैसे कुछ। हालांकि इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पॉलिटी में बनते हैं, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल इमेंडमेंट्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ दीज एरा, जैसे नेहरूवियन एरा की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, महलनोबिस मॉडल प्लान। तो कुछ ये चीजें हम लोग यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आके आपकी हिस्ट्री की सिलेबस खत्म हो जाएगी। और ये जो अप्रोच है दोस्तों, ये अप्रोच बहुत ही कारगर अप्रोच है। ये काफी डिस्कशन के बाद मेरे भी टीचर्स रहे हैं, उन्होंने भी मुझे ये अप्रोच सिखाई थी और ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये काफी ही कारगर अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, और इससे आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही आसान होने वाली है। आप तो उम्मीद है कि जो ये दो लेक्चर्स हैं अप्रोच को लेकर के, वो अप्रोच आपको, ये डिस्कशंस आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होंगी। हाँ, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे भी। देखो, जब भी आप डेवलपमेंट पढ़ते हो, डेवलपमेंट देखते हो, तो पेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती है, जो मैंने बताया था, ट्राजेक्टरी एंड पेस, पेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। पेस ऑफ डेवलपमेंट, तो पेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है पेस ऑफ डेवलपमेंट या पेस ऑफ चेंज, जो हिस्ट्री हमने कहा था कि हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे चेंजेस के थ्रू। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि ये जो चेंज होगी, ये हर एक एस्पेक्ट्स में जो चेंज होगी वो उसकी पेस सेम नहीं होगी। सबसे तेजी में, सबसे तेज जो बदलेगी वो पॉलिटिकल चेंज होगी। पॉलिटिकल चेंज के बाद इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक के बाद सोशल चेंज, सोशल चेंज के बाद कल्चरल चेंज। तो पॉलिटिकल चेंज सबसे पहले हो जाएगी, इकोनॉमिक चेंज पॉलिटिकल चेंज से लेट से होती है, सोशल चेंज
होने में थोड़ी टाइम लगती है और कल्चरल चेंज काफी टाइम के बाद होती है। यानी कि जब तक कल्चरल चेंज होगी तब तक कई बार पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी होगी। कई बार पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी होगी। तो ये एक चीज समझना है। और दूसरी बात है कि इन जो चेंज ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनमें कोरिलेशन है। कोरिलेशन ऐसी है कि हर एक चेंज दूसरे चेंज को अफेक्ट करती है। अगर पॉलिटिकल चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे एनवायरनमेंट में हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसी एनवायरनमेंट बन रही होगी जो इस पॉलिटिकल चेंज को सपोर्ट कर रही है। अब इंडिया के केस में ही देखो 2014 में कैसे माहौल बनी थी। कांग्रेस के अगेंस्ट में जो माहौल बनी है 2014 में, तो वो इन्वायरमेंट ही थी। करप्शन के केसेस चल रहे थे, कॉलगेट स्कीम, 2G स्कीम, कोल एलोकेशन स्कीम, स्पेक्ट्रम स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स उस टाइम में चल रही ये सारी स्कीम्स उस टाइम में चल रही थी। प्लस और भी कुछ चीजें थी, जैसे सोसाइटी में कुछ उस टाइम में ये दिल्ली वाली जो अ, एक घटना हुई थी, निर्भया कांड। तो ये सारी चीजें थी। तो एक क्या है कि इन्वायरमेंट तैयार होती है पॉलिटिक्स के बदलने के लिए। और ये इन्वायरमेंट सस्टेन अगर करेगी, अगर ये पॉलिटिक्स को सस्टेन करना है तो अकॉर्डिंगली, अगर ये पॉलिटिक्स सस्टेन्ड है अभी तक, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली इकोनॉमी चेंज हुई है। और ये चीज आप नोटिस करना, अगर इस चीज को फील कर पा रहा हो तो इकोनॉमी भी कई हद तक चेंज हुई है। पॉलिट देखो, आप टेक्नोलॉजी भी कैसे चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। और आप देखो सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, देखो आप कल्चर कैसे चेंज हो रही है। तो हर चीज एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट, एक हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर पॉलिटिकल चेंज हुई है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी चेंज होगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी चेंज होगी, कहीं ना कहीं कल्चर चेंज होगी, कहीं ना कहीं हर चीज चेंज होंगी। तो इसमें एक कोरिलेशन है। सिक्स सेंचुरी बीसी, 6th century BC में जो जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो जो पहली बार देखी गई थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो जहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत होती है। तो 6th century BC तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक अलग फेज है। वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्यूशियनिज्म वहाँ देखोगे, इसराइल में अलग तरह की सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं। तो हर तरह की रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं उस टाइम पे। उसी टाइम में इंडिया में भी चल रही हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, रिचुअल बेस्ड रिलीजन के खिलाफ अ, जो एक आंदोलन है, मूवमेंट तैयार हुई थी, वो 6th century BC में। काफी ज्वलंत शताब्दियां रही हैं 6th century BC। तो 6th century BC में आप देखना कि अगर एग्रीकल्चर के जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी कि 6th century BC में, in 6th century BC, if expansion of agriculture, if expansion of agriculture laid the foundation of Buddhism, then Buddhism in turn also promoted agriculture। क्योंकि अगर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से बुद्धिज्म प्रमोट हो रही है, तो बुद्धिज्म को सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। सो इन टर्न बुद्धिज्म ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर। तो ये इकोसिस्टम होती है ना, जहाँ पे हर किसी, अब कोई इंडिविजुअल्स हैं, स्पीसीज हैं इकोसिस्टम में, वो स्पीसीज सस्टेन कर रहे हैं, उनकी अपने अपने एक नीश होती है, एक अपनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल होती है इकोसिस्टम में।
तो अगर उनको सरवाइव करना है इकोसिस्टम में, तो वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कारक बनेंगे ना, एक दूसरे के लिए इनहिबिटरी कारक नहीं बन सकते हैं। तो वही चीज है कि पॉलिटिक्स अगर चेंज हो रही है तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमी भी चेंज होगी। इकोनॉमी सस्टेन करने तो अकॉर्डिंगली सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा। आप अगर कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव में देखना और शहर में देखना, आप शहर की जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो पहनने ट्रेडिशंस हैं, कपड़े पहनने के ढंग हैं, आप वो पहन के गांव नहीं जा सकते ना, गांव में नहीं रह सकते, वहां आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे रहन सहन के साथ। आपको पिज्जा बर्गर खाना पसंद है, बर्गर पसंद है, गांव में आपको नहीं मिलेंगे बर्गर। तो सस्टेन नहीं कर पाएगी। अकॉर्डिंगली सोसाइटी जब तक चेंज नहीं होगी, सोसाइटी जब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कल्चर चेंज नहीं होगी। कल्चर चेंज होगी तो फिर ऑर्थोडॉक्स जो पुराने कल्चर हैं, पुराने तंत्र हैं, उसको टूटना पड़ेगा, नए तंत्र बनेंगे। नए तंत्र बनेंगे तो उस तंत्र के लिए अलग तरह की सिस्टम होगी। तो ये होती है सिस्टम। जो कई बार कहते हैं कि सिस्टम की जो बात करते हो कि सिस्टम है क्या, आखिर कोई चीज दिखती नहीं है, तो यही इंटर रिलेशन को ही सिस्टम कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मैं तो ये उम्मीद कर सकता हूँ, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपकी तैयारी को आसान बनाने की। और अगले वीडियो से हम लोग हिस्ट्री की टेक्चुअल डिस्कशन, जो एकेडमिक डिस्कशन है हिस्ट्री की, वो शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए अभी तक जो भी आपके लिए दिए गए अप्रोच, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। आपको कुछ इसमें समझ में आई होगी, हिस्ट्री को समझने की क्लैरिटी आपको मिली होगी। तो इस लेक्चर को यहीं अब ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं हिस्ट्री की पहली लेक्चर के साथ। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, जिसमें हमने पहले इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बताई, और उसमें सेकेंड में हमने आपको अभी अप्रोच एंड स्ट्रेटजी बताई। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने हिस्ट्री के पहले लेक्चर के साथ। So let's end this video. All the best.